बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब की इस नंबर 334 मुलाहिज़ा फरमाएं। अनायतुल्लाह बाजवा ने मुझे यकीन दिलाया कि वो काम इंतहाई तसल्ली बख्श और मेरे हस्बे मंशा होगा। मैं मुतमईन होकर वेलकम गुड्स फॉरवर्डिंग कंपनी के दफ्तर से निकल आया। आज ये कंपनी के ऐसे आहनी संदूक को फॉरवर्ड करने जा रही थी जो गुड्स की दुनिया में इनकलाबी हैसियत का हामिल था। मेरी रेस्ट वॉच 8 बजे का वक्त बता रही थी। वो दोनों वक्त भी निशिस्त पर खामोश बैठी थी। मैं बदसूर ड्राइविंग कर रहा था। चंद नमाज के बाद सदफ ने पूछा, भाईतान तुमने फैसल को लाहौर से कराची पहुंचाने के इंतजामात का अच्छी तरह जायजा ले लिया है ना? किसी गड़बड़ के इम्कान तो नहीं है? हमारा रुख बादामी बाग से एयरपोर्ट की जानिब था। रेलवे स्टेशन को पीछे छोड़कर हम गड़ी शाह की तरफ बढ़ रहे थे। मैं सदफ और जरगुल की मुश्तरका हिदायत पर करोला को ड्राइव कर रहा था। आगे चलकर हम नहर को अबूर करते फिर कुछ देर तक शायरा एक कायदे आदम बाल रोड का सहारा लेना पड़ता और हम एयरपोर्ट के नज़दीक तर पहुंच जाते। हमारे दरमियान तय यही हुआ था कि नाश्ता एयरपोर्ट पर ही किया जाएगा, कहीं और किसी होटल में बैठने का वक्त नहीं था। ठीक 9 बजे मुझे उस सदफ को इन होना था और मेरी कोशिश ये थी कि मैं तेज रफ्तारी से ड्राइव करते हुए 8:30 बजे तक एयरपोर्ट पहुंच जाऊं ताकि आधे घंटे में हम तसल्ली से नाश्ता कर सकें। गड़ी शाह से गुजारते हुए मैंने सदफ के सवाल का जवाब दिया। अनायत बाजवा बहुत काम का बंदा साबित हुआ है। उसने बड़ा तसल्ली बख्श बंदोबस्त किया है। मुझे उम्मीद है रास्ते में कोई गड़बड़ नहीं होगी। फिर मैंने उन्हें आहनी संदूक वाले उस बंदोबस्त की तफसील बताई जो जरगुल हैरत में डूबे हुए लहजे में बोली, इतनी जल्दी उस कोश के पहाड़ ने ये इंतजाम कैसे कर लिया? इस किस्म का सोराखदार संदूक तैयार करने में वक्त तो लगता है। गोश्त के पहाड़ से उसकी मुराद अनायतुल्लाह बाजवा थी। वो अपने कद काठ और डैल डोल के सबब वाकई एक पहाड़ नजर आता था। चूंकि वो गोश्त तो पोस्ट से बना हुआ था इसलिए जरगुल का दिया हुआ टाइटल उस पर फिट बैठता था। मैंने कहा, जरगुल तुम्हारी हैरत बजा है, लेकिन आप दोनों को ये बात मालूम नहीं कि वो बंदा रात 4 बजे से जाग रहा है जब फरीद पाशा ने उसे फोन करके ये फर्ज सौंपा था। वैसे मैंने वो संदूक अच्छी तरह देखा है। हंगामी जरूरत के तहत उसमें सिर्फ मुतअद्दिद सुराख निकाले गए हैं, वरना वो संदूक पहले से बाजवा के गोदाम में मौजूद था और मेरा ख्याल ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जरगुल मेरी इस वजाहत पर खामोश हो गई। मैं ड्राइविंग पर तवज्जो मरकूज रखते उसके बारे में सोचने लगा। वो गोरी चिट्टी दराज गामत पश्तून दोशीजा इंतहाई नाजुक हालात में मुझसे टकराई थी और इस वाक़े को अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे। ये इत्तफाक ही था कि मुझे उससे ज्यादा तफसीली बातचीत का मौका नहीं मिल सका था। वो मुझे अपनी सनसनीखेज कहानी सुनाना चाहती थी, बल्कि मैं उसके हालात जानने का मुतमन्ना था। उसका दुश्मन चाचा हिकमत यार हाथ धोकर और गन उठाकर उसके पीछे पड़ा हुआ था। वो अपनी जान बचाने के लिए मर्दाना लिबास पहनकर जख्मी हालात में जिंदगी के पीछे दौड़ रही थी। मैंने न सिर्फ उसके जख्मी कंधे पर मरहम पट्टी की बल्कि उसे एक महफूज पनाह भी फराहम की जो मंशा और उसके साथी दरिंदों के हाथों गुज़िश्ता रात इंतहाई गैर महफूज और तबाह हाल हो गई थी, जिसके नतीजे में जरगुल एक मरतबा फिर मेरे साथ नजर आ रही थी। मैंने जरगुल को वक्ती पनाह देने का वादा किया था। हिकमत यार का खतरा फिलहाल टल चुका था, लिहाजा मैं अपने वादे और फराइज से आज़ाद हो चुका था। लेकिन जरगुल की मानी खेज बातें और उलझे हुए अंदाज मुझे तशवीश में मुबतला कर रहे थे। खासतौर पर जब उसे मालूम हुआ कि मैं और सदफ कराची जा रहे हैं, उस वक्त से वो खासी बुझ गई थी। उसकी दो ही वजूहात हो सकती थी, या तो उसे हमारा कराची जाना पसंद नहीं आया था या फिर वो भी हमारे साथ कराची जाना चाहती थी। साहिल वाला मामला अब उसे ढका छुपा नहीं रहा था, इसलिए वो मुझे कराची जाने से रोकने की पोजीशन में नहीं थी। मैं जरगुल के बारे में जिस कदर सोच रहा था मेरी उलझन में इजाफा हो रहा था। फिर मुझे उसके तशवीशनाक और जवाब तलब जुमले याद आए। उसने मेरे मुख्तलिफ सवालों के जवाब में बड़े गंभीर अंदाज में कहा, मुझे उम्मीद है तुम लोगों के कराची रुखसत होने से पहले मैं कोई हतमी फैसला कर ही लूंगी, या फिर लगता है तुम्हारे रुखसत होने से पहले मैं बली चंगी हो जाऊंगी और मुझे यकीन है मैं तुम्हारे रुखसत होने से पहले अपनी दास्तान मुकम्मल कर लूंगी। और अब उसकी मुकम्मल दास्तान सुनना तो दरकिनार, उसका खुलासा सुनने का वक्त भी नहीं बचा था। मुझे इस बात का अफसोस हो रहा था कि हालात की तेजी से बदलती हुई करवट ने मुझे इतनी मोहलत ना दी कि मैं जरगुल का दुख सुन सकता। बहरहाल उसकी तशवीश भरी बातों ने मुझे उकसाया और मैं उसके दिल का हाल जानने के लिए उसकी तरफ मुतवज्जो हो गया। जरगुल, मैंने एक भी मंदिर दिखाने वाले आईने में उसे मुखातिब किया, तुम्हारे पाँव का दर्द अब कैसा है? वो शीशे से बाहर देखते हुए बोली, मोच निकल गई है तो दर्द भी जाता रहा। उसके लहजे में बेपनाह संजीदगी भरी हुई थी और आवाज में वाज़े तौर पर मैंने भर्राहट भी महसूस की। मैंने उसे पूछा, और शोल्डर का क्या हाल है? वो भी ठीक है। वो बदस्तूर बाहर देखते हुए बोली, समझो सब ठीक है। उसके इस अंदाज में एक अजीब सी बेरुखी पाई जाती थी जो नापसंदीदगी की नहीं बल्कि खफकी से मैल खाती थी। मैं उस रवैये का सबब जानने की खातिर सवाल किया, क्या तुम मुझसे नाराज हो? उसकी नजर चश्मे ज़दन में बाहर से अंदर पलटी, फिर अकम नुमा आईने में हमारी आंखें चार हुई। उसने पूछा, मैं तुमसे क्यों नाराज होंगी वैतान? तुमने मुझे पनाह देकर जो नेकी की है मैं उसके लिए तुम्हारी शुक्र गुजार हूँ। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा, मैं एहसान की नहीं नेकी की बात की है। चलो तुम इसे नेकी ही समझो। मैंने कहा, लेकिन इतना तो बता दो तुम्हारा अंदाज क्यों बदला हुआ है? वो टालने वाले अंदाज में बोली वैतान, मेरे अंदाज को कुछ नहीं हुआ।
शायद ये हालात का असर है। गुज़िश्ता रात फरीद पाशा की कोठी पर जो कुछ पेश आया, मेरे ज़हन में उसकी खूनचुका याद अभी तक बसी हुई है। तुम ठीक कहती हो। मैंने जब देखा कि वो कुछ बताने को तैयार नहीं तो ताईद ही जरूरी समझी। मैं भी उन मनाजर को भूल नहीं पाया हूँ। जुल्म बर्बरियत की मिसाल को भुलाना आसान नहीं। एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने इजाफा किया और ये सब कुछ असली किरदारों के साथ एक ऐसे शख्स की कोठी में पेश आया जो फिल्म इंडस्ट्री का एक मारूफ और कामयाब प्रोड्यूसर है। इसी दौरान मैं सद्दफ बिल्कुल खामोश बैठी रही। मैंने ये बात खास तौर से नोट की थी कि जब मैं जरगुल के साथ गुफ्तगू कर रहा होता तो सद्दफ बीच में मुदाखलत नहीं करती। इलामा इकबाल रोड पर गाड़ी आई तो नहर हमारे पीछे रह गई। मैंने जरगुल से कहा, किस्मत की सितम ज़रीफी भी बाज़ रंग दिखाती है। मैं तुम्हारे हालात के बारे में जानना चाहता था, लेकिन बावजूद कोशिश के भी मैं इस काम के लिए मौका ना निकाल सका। वो ज़ूमानी लहजे में बोली, वैदान तुम इससे कहीं ज्यादा जरूरी काम में जो मसरूफ हो। मैं अंदाजा ना कर सका कि वो तंज कर रही थी या हकीकत बयान कर रही थी। मैं चलने में खामोश रहने के बाद पूछा, फिर तुमने क्या फैसला किया है जरगुल? उसने वैरान नजर से आईने में मुझे देखा और बोली, कैसा फैसला? हमारे साथ का सफर आधे पौने घंटे का बाकी रह गया है। मैंने वजाहत करते हुए कहा, 9 बजे हम एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो जाएंगे। तुम कहाँ जाने के बारे में सोच रही हो? वो कमनुमा आईने में मुझे देख रही थी। अचानक मुझे यूं महसूस हुआ उसकी आंखों में संगीनी उतर आई हो और वो एक लम्हाती नजारा था, क्योंकि मैं ड्राइविंग पर भी तवज्जो दे रहा था। दोबारा जब मैंने उसकी आंखों में झांका तो वो संगीन तासर गायब हो चुका था। वो एक आम से लहजे में पूछने लगी, क्या तुम दोनों वाकई कराची जा रहे हो? अगर तुम्हें यकीन ना हो तो मैं टिकट दिखा देता हूँ। इसकी जरूरत नहीं, वो जल्दी से बोली, मुझे तुम्हारी जबान पर भरोसा है। दरअसल ये सवाल मैंने किसी और मकसद से किया था। मैंने पूछा, किस मकसद से? उसका बदला हुआ अंदाज और तेवर मुझे उलझन में डाल रहे थे। उसने जवाब दिया, मैं भी तुम लोगों के साथ कराची जाना चाहती हूँ, इसलिए तस्दीक कर रही थी। बिलाखिर उसके दिल की बात जबान पर आ ही गई थी। मैं काफी देर से ये महसूस कर रहा था कि वो भी हमारे साथ जाना चाहती है। उसकी ख्वाहिश को पूरा करना मेरे बस में नहीं था, इसलिए मैं सोच में पड़ गया। मुझे खामोश देखकर उसने पूछा, क्या हुआ फैतान, तुम चुप क्यों हो गए? क्या मैंने कोई गलत बात कह दी? नहीं, तुम्हारी बात तो गलत नहीं। मैं गड़बड़ा गया, लेकिन मैं भला तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? गोया दूसरे लफ्जों में तुम ये कहना चाहते हो मुझे अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। इसमें मेरा कोई इख्तियार नहीं जरगुल। मैंने कहा, जिस फ्लाइट से हम जा रहे हैं उसमें तुम्हारा जाना मुमकिन नहीं। इस नामुमकिन की वजह क्या है? उसने पूछा। जहाज ओवरलोड है, मैंने मुख्तसरन कहा। मैंने किसी बहाने या गलत बयानी से काम नहीं लिया। जिस फ्लाइट से हम जा रहे थे वो वाकई ओवरलोड थी। बुकिंग एजेंसी वाले ने मुझे सूरत से पूरी तरह आगाह कर दिया था। नए टिकट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। बहुत से चांस टिकट भी ड्रॉप हो जाते। जरगुल को हम अपने साथ ले जाने की पोजीशन में नहीं थे, इल्ला ये कि सद्दफ इस सफर से बाज आ जाती तो जरगुल उस टिकट पर सफर कर सकती थी। डोमेस्टिक फ्लाइट में नाम तब्दीली से कोई खास फर्क नहीं पड़ता और हमारी सीटें भी कन्फर्म थी, लेकिन सद्दफ क्यों कर ड्रॉप होती ये नामुमकिन से भी ज्यादा नामुमकिन बात थी। मेरे जवाब ने जरगुल को गहरी सोच में पहुंचा दिया। उसके चेहरे के तासरात से मैंने अंदाजा लगा लिया कि इस सोच में अधेड़ बुन की कैफियत पाई जाती थी। इससे कबल के मैं उससे कोई बात करता उसने मुखातिब करते हुए कहा, वैदान गाड़ी रोको। ये जुमला इतना अचानक और खिलाफ तवक्को था कि बै और सद्दफ बैक वक्त हैरत भरी नजरों से उसे देखने लगे। मैंने पूछा, तुम गाड़ी क्यों रुकवा रही हो जरगुल? मेरी मंजिल आ गई है, वो गहरी संजीदगी से बोली। मंजिल? मैं सेट पटा गया, क्या ये कोई पहेली है या तफरीही मजाक? वो सपाट लहजे में बोली, मैंने अपनी मंजिल की बात की है एंड आई मीन इट। जुमले का आखिरी हिस्सा उसने अंग्रेजी में अदा किया था और इसमें एक तहकम पाया जाता था। वो अपने ग्रेजुएट होने के बारे में मुझे पहले बता चुकी थी। बैठे बैठाए जरगुल ने जो तेवर बदले थे वो समझ में आने वाली बात नहीं थी। मैंने ठहरे हुए लहजे में उससे पूछा, तुम्हारी मंजिल अचानक कहाँ से आ गई? जिंदगी में सब कुछ तरतीब वार या मनसूबा बंदी से नहीं आता वैदान। वो ख्वाबनाक लहजे में बोली, बल्कि ज्यादातर वाकयात अचानक ही रूनुमा हो जाते हैं। प्लीज गाड़ी रोक दो, मुझे जाना होगा, मेरी मंजिल मुझे पुकार रही है। उसकी बेसरोपा बातें सुनकर मैं झुंझला गया और मैंने टोयोटा कोरोला सड़क के किनारे रोक दी। जरगुल ने हमें अल्लाह हाफिज कहा और अपनी साइड का दरवाजा खोलकर गाड़ी से बाहर निकल गई। फिर पलटकर पीछे देखे बगैर वो एक समत में तेज कदम उठाने लगी। उसका रुख फोर्ट स्टेडियम की जानिब था। अजीब लड़की है, बेइख्तियार मेरे मुंह से निकला और मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। सद्दफ ने कहा, लड़कियां तो अजीब ही होती हैं वैदान, क्या तुम भी कोई ऐसा सीन दिखाने वाली हो? वो गहरी संजीदगी से बोली, अगर तुम मेरे साथ वही सलूक करोगे जो जरगुल के साथ किया है तो मैं भी इस बारे में सोच सकती हूँ। कमाल है भाई, मैंने झुंझलाहट अमेज लहजे में कहा। मैंने जरगुल के साथ कौन सा बुरा सलूक किया है? वो कराची जाना चाहती थी। सद्दफ ने कहा, चलो हमारी फ्लाइट से ना सही बाद वाली किसी फ्लाइट से आ जाती, लेकिन तुमने तो उसे दूध की मक्खी की तरह निकाल बाहर किया। मैंने निकाल बाहर नहीं किया, मेरी झुंझलाहट में इजाफा हो गया। गाड़ी उसने रुकवाई थी नादिरशाही हुक्म से। पता नहीं उसे कौन सी मंजिल लबे सड़क नजर आ गई और देखा तुमने? मैंने एक लम्हे को तवक्कुफ किया और उसी तपे हुए अंदाज में कहा, वो नवाबजादी गाड़ी से उतरकर फोर्ट्रेस स्टेडियम की तरफ गई है। मालूम नहीं वहां अपने कौन से फन का मुजाहरा करने गई है। जरगुल के इंतहाई नामाकूल रवैये ने मुझे कोफ्त में मुबतला कर दिया और मैं इस वक्त खासा वसीला हो रहा था। सद्दफ ने कहा, वैदान
तुम्हारे खरे जवाब के बाद तो वो यही कर सकती थी। अल्लाह के बंदे, किसी की उम्मीद को इस बुरी तरह ज़ीबा नहीं करना चाहिए। उम्मीद? मैंने चौंके हुए लहजे में पूछा। तुम किस उम्मीद की बात कर रही हो? वो ठहरी हुई आवाज में बोली, वो उम्मीद जो जरगुल ने तुमसे लगाई थी। वो किसी सैरो तफरी के लिए तो कराची नहीं जा रही थी, वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है वैदान, तुम्हें अपने साथ रखना चाहती है। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए बड़े अनोखे जज्बात देखे हैं और उन जज्बात को अब तुम जबान दे रही हो। मैं हकीकत बयान कर रही हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए था? तुम उसकी हौसला अफजाई करते। सदफ इतनी संजीदगी से बात कर रही थी कि मैं जांच ना सका कि वो वाकई संजीदा थी या ये भी मजाक का कोई अंदाज था। चलो उस फ्लाइट से ना सही किसी अगली फ्लाइट से वो कराची आ जाती। तुम उसे कुछ रकम फराम कर सकते थे, कराची में अपने ठिकाने का पता बता सकते थे ताकि उसे तुम तक पहुंचने में किसी दुश्वारी का सामना ना करना पड़ता। और कम से कम उससे मिनास बाकर के तमाम फोन नंबर तो नोट करवा ही देते ताकि वो तुमसे बासानी राब्ता कर सकती। लेकिन वो जुमला अधूरा छोड़कर अकब नुमा आईने में मुझे देखने लगी और कहा, तुमने तो उस बुरी तरह उस बेचारी की दिल चिकनी की है कि वो किसी टुंड मुंड दरख्त के नीचे अपने घायल दिल की किरचियां शुमार कर रही होगी, और अगर आने वाली रात तक जिंदा रही तो फिर आज से अख्तर शुमारी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बस बस सदफ, मैंने उसके खामोश होने पर कहा, मेरे पास इन चोंचलों की फुर्सत है और ना ही मैं ऐसा शौक रखता हूँ। फिर मैंने एक लम्हे के तवक्कुफ से कहा, मुझे ये करना चाहिए था, मुझे वो करना चाहिए था। सदफ ने हिम्मत ना हारी और कहा, फजदान, ये फुर्सत और शौक की बात नहीं, बल्कि अजीब लड़कियां तो यही चाहती हैं, और जरगुल को तुम अजीब लड़की नामजद कर चुके हो। सदफ की इसरार को देखते हुए मैंने उसकी चुटकी ली। क्या मैंने वाकई जरगुल के साथ बदसलूकी की है? और नहीं तो क्या? उसकी संजीदगी बरकरार थी। तुम्हें उस पश्तून दोशीजा से बड़ी हमदर्दी है? पश्तून दोशीजा का क्या सवाल? उसने कहा, दुनिया की हर औरत को दूसरी औरत से हमदर्दी होती है, ये मैंने पहली मर्तबा सुना है। मैंने मुतामलाना अंदाज में कहा, फिर तो वाकई मुझसे बड़ी गलती होगी। इस सूरत हाल में मुझे जरगुल का दिल तोड़ने की बजाय ये करना चाहिए था। वो चौकन्ना नजर से मुझे देखने लगी। ये क्या वजदान? मेरे अदा किए हुए लफ्ज ये ने उसे तशवीश में मुबतला कर दिया। मैंने कहा, इस मसले का आसान और सीधा सा हल ये था कि मैं तुम्हारे टिकट पर जरगुल को कराची ले जाता। ये कैसे मुमकिन है? बेइख्तियार उसकी जबान से फिसल गया। मैंने कहा, दुनिया की हर औरत दूसरी औरत की हमदर्द होती है, फिर मुमकिन और नामुमकिन क्या होता है? क्या तुम जरगुल के जख्मी दिल पर मरहम लगाने के लिए उसे अपना टिकट नहीं दे सकती हो? और तुम तो एक डॉक्टर भी हो, तुम्हें ऐसी मसीहाई ज्यादा जेब देती है। गाड़ी को रोको वजदान, वो तहमकाना अंदाज में बोली। मैंने पूछा, क्या तुम्हें भी सरे राह कोई मंजिल नजर आ गई है? ऐसी ही बात है, वो जल्दी से बोली, गाड़ी को रोक दो। मैंने हैरत और उलझन के बिले जुले एहसासात के साथ एक मरतबा फिर टोयोटा को सड़क के किनारे रोक दिया। सदफ ने अपनी जानिब का दरवाजा खोला। गाड़ी से बाहर जाने के बाद उसने बड़े इत्मीनान से दरवाजा बंद किया। मैं सांस रोके उसकी एक एक जुम्बश का मुशाहिदा कर रहा था। वो बड़ी नफासत से चलते हुए एक अदा के साथ गाड़ी की दूसरी जानिब पहुंची और फिर एक झटके से पैसेंजर सीट वाला दरवाजा खोलकर मेरे पैरों में आ बैठी। अब मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब आ गई हूँ, उसने गाड़ी का दरवाजा बंद करते हुए कहा और विंड स्क्रीन के पार देखने लगी। मैं मुतअज्जब नजर से उसे देखता रहा। वो किसी संगी बुद्ध के मानंद गाड़ी से बाहर सड़क को तक रही थी। मिलाकर मैंने एक तवील सांस खारिज करते हुए कहा, अब समझा दुनिया की एक औरत दूसरी औरत से किस तरह इज़हारे हमदर्दी करती है। मैं इस वक्त फलसफे के मूड में नहीं हूँ, वो सादगी से बोली। मैंने रेस्ट वॉच पर निगाह डाली और गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए गंभीर आवाज में कहा, सदफ, तुमने अभी थोड़ी देर पहले जो ऐलान फरमाया है उसकी अहमियत का एहसास है तुम्हें? पूरी तरह एहसास है, वो हतमी लहजे में बोली। मैंने ये ऐलान बहुत पहले फरमा दिया था। ख्याल को एहसास में और एहसास को अब अल्फाज में ढाला है। थोड़ी देर पहले मैं जरगुल के रवैये पर खासा झुंझलाया हुआ था। सदफ के इस नए पैंतरे ने मुझे हद दर्जा संजीदा कर दिया। मैंने सोचा आज इससे दो टोक बात हो ही जाए। मैंने तलमकान इस मौजू से बचने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया था। मैं बाद में कोई बात अपनी गर्दन पर नहीं लेना चाहता था। सदफ, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ, मैंने साफ गोई से काम लेते हुए कहा। तुम एक सच्ची और जानिसार दोस्त हो। तुमने बार बार साबित किया है कि मेरी खातिर तुम बड़े से बड़ा नुकसान भी बर्दाश्त कर सकती हो। यकीन जानो तुम्हें जिंदगी के किसी मरहले पर अगर मेरी जान की जरूरत पेश आ गई तो मैं एक लम्हे की देर नहीं करूंगा। लेकिन मैं जुमला अधूरा छोड़कर अपने सामने फैली हुई वसीउ अरीज सड़क को देखने लगा। उसने मेरी जानिब देखते बगैर पूछा, तो इस तो में अनगिनत सवाल पोशीदा थे। मैंने मोहतात अल्फाज का इस्तेमाल किया और कहा, तुम्हें यह भी अच्छी तरह मालूम है कि मेरी मंजिल कौन है? वो एक झटके से गर्दन मोड़कर मुझे तकने लगी। जानती हूँ तुम्हारी मंजिल के बारे में मुझसे ज्यादा और कौन जानता होगा। फिर भी मैंने धीमे लहजे में इस्तफसार किया। हाँ फिर भी, उसके लहजे में किसी चट्टान जैसी सख्ती थी। वैदान, अगर इस वक्त तुम्हारी मंजिल तुमसे दूर है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तुम्हें कब कसूरवार ठहराया सदफ? वो सुनी अनसुनी करते हुए बोली, क्या मैंने कभी कोई ऐसी कोशिश की कि तुम अपनी मंजिल तक ना पहुंच सको? बताओ, मैंने तुम्हारी राह में कोई रुकावट डाली? तुम ख्वाह मुख्वाह जज्बाती हो रही हो। मैंने उसकी कैफियत के पेश नजर कहा, मैंने कभी तुमसे ऐसी कोई बात नहीं की। वो ठहरे हुए लहजे में बोली, फिर इस बात की जरूरत नहीं कि तुम मुझे कदम कदम पर ये एहसास दिलाते फिरो तुम किसकी तलाश में सरगर्दा हो। इस हवाले से मैं तुमसे ज्यादा लकी हूँ वैदान। अचानक उसकी आवाज में तफाखर का एहसास शामिल हो गया।
मैंने चौंक कर एक नजर उसे देखा और दोबारा ड्राइविंग की तरफ मुतवज्जो हो गया। सदफ ने खोए खोए अंदाज में कहा, तुम काफी दिनों से अपनी मंजिल की तलाश में और इस तलाश में मैं भी तुम्हारा भरपूर साथ दे रही हूँ। हमारी कोशिशों में किसी कमी या कोताही के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, लेकिन ये एक अफसोसनाक हकीकत है कि तुम्हें अभी तक कोई वादे कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। दूसरी तरफ मैं हूँ। उसने बड़े मानी खेज अंदाज में जुमला नामुकम्मल छोड़ा। फिर चलने में खामोश रहने के बाद बोली, मैंने अपनी मंजिल को ताका और उसके ताकुब में लग गई। नतीजा खासा मुफीद और हौसला अफजा बरामद हुआ। इस वक्त मैं अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी हूँ। वो जिस किस्म की बातें कर रही थी उस पर एतराज की गुंजाइश नहीं थी, लिहाजा मुझे खामोश रहना पड़ा। सदफ ने जितने वाशगाफ अल्फाज इस्तेमाल किए थे उसके बाद किसी इबाम या गलतफहमी की कोई जगह नहीं निकलती थी। समझने वाले के लिए सिर्फ एक इशारा ही काफी होता है। ना तो मैं नासमझ था और ना ही सदफ ने महज एक इशारे पर इक्तफा किया। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे फरीद पाशा और इमरान बाकर के अल्फाज हकीकत का रूप धार कर अमली मैदान में उतर आए हों। खासतौर पर पाशा की पेश गोई अमली शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। एक हीरो और दो हीरोइन वाली फिल्म का आइडिया। मैं इस वक्त ड्राइविंग करते हुए एक अजीब सी सूरत हाल से गुजर रहा था। बात यह नहीं कि मैं सदफ को नापसंद करता था, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो मुझे अच्छी लगी थी, बहुत प्यारी। सदफ में किसी बात की कमी नहीं थी। वो खूबसूरत और खूबसूरत भी थी। आला तालीम याफ्ता और मुस्तकबिल की डॉक्टर थी। एक मुअज़्ज़ज़ और साहिब सरुवत खानदान से उसका ताल्लुक था, लेकिन मेरे गुरेज के सिर्फ दो असबाब थे और इन असबाब में सदफ ने अज खुद एक को खत्म कर डाला था। मैं साहिल पर किसी को फोकियत दे सकता था और ना ही उसकी बराबरी मुझे गवारा थी। मेरे दिल का खाना इश्क सिर्फ और सिर्फ साहिल के लिए मुख्तस था। इंसान जिंदगी में किसी एक हस्ती से सिर्फ एक मर्तबा ही इश्क करता है। मोहब्बत एक से ज्यादा अफराद से भी की जा सकती है। सदफ ने तो मुझे हर किस्म की पाबंदी से आजाद कर दिया था। वो तो अपनी चाहत के बदले से मुझसे चाहत की तलबगार भी नहीं थी। ऐसे खरे जज्बात और सच्चे एहसासात के लिए बड़े दिल गुर्दे की जरूरत होती है। जो लोग अपनी मोहब्बत में कुछ मांगते नहीं, उनके जज्बे से टकराने वाला पाश पाश हो जाता है। ऐसे इसार पेशा और कुर्बान फितरत लोग काबिल सताइश होते हैं। सदफ को खुद से दूर रखने का दूसरा सबब बिल्कुल सामने की बात थी। जिंदगी के अमली तजरीबे ने मुझे बताया था, आज तक जो भी लड़की मेरे करीब आई उसका सुख चैन छीन गया। मेरी खातिर और मुझसे दोस्ती की पादाश में उसे जीज की हर तकलीफ से गुजरना पड़ा। इस सिलसिले में एक तवील फहरिस्त है। थाईवांग, जानकी देवी, सोनिया, रानी रूपमती, कुशलिया, साहिल, मुमताज और इनमें बाज तो मेरी दोस्ती के जुर्म में जान से गुजर गई। साहिल एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं भी टूट कर चाहने लगा था। मुझे उससे सच्चा इश्क था। उसका उसूल मेरी जिंदगी का नस्बुल ऐन था। साहिल की जुदाई ने मेरे अंदर इतना धुआं भर दिया था कि सांस लेना दो बार होकर रह गई थी। सदफ मेडिकल के फाइनल ईयर में थी। चंद माह बाद वो डॉक्टर बन जाती, लेकिन ये उसी सूरत मुमकिन था अगर वो मुझसे अलग होकर पढ़ाई पर तवज्जो देती, जिसके इम्कानात हर गुजरते दिन के साथ मादूम से मादूम होते जा रहे थे। अगर मैं उसकी ख्वाहिश की खातिर या अपने किसी मकसद से उसे साथ लगाए रखता तो ये मेरी खुदगर्दी ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी खमाकत भी होती। उसे हर हाल में अपनी तालीम को मुकम्मल करना चाहिए था। सदफ खासी जज्बाती थी। मैंने इस मौके से फायदा उठाने का फैसला किया और उसे मुखातिब करते हुए कहा, अगर तुम ये समझ रही हो कि मैं तुम्हारे एहसासात से आगाह नहीं तो तुम गलती पर हो। चलो मैं तस्लीम करता हूँ कि मैं तुम्हारी मंजिल हूँ, तो क्या तुम हर वक्त अपनी मंजिल पर ही ठहरी रहना चाहती हो? हर इंसान की यही ख्वाहिश होती है। वो विंड स्क्रीन के पार देखते हुए बोली। मैंने कहा, मैंने तुम्हारी बात की है सदफ, इत्तफाक से मैं भी एक इंसान ही हूँ। मैं इस मुश्किल लड़की के जवाब में फंस कर रह गया। मुंतकी तौर पर और फलसफियाना अंदाज में मैं उसे कोई बात समझा नहीं सकता था। वो सिर्फ जज्बात की चाल में आ सकती थी। मैंने उसकी बेहतरी और भलाई की खातिर आखिरी कोशिश की और कहा, सदफ, क्या तुम वाकई मुझे इतना चाहती हो? मेरा लहजा इतना तीखा था। उसने चौंक कर मुझे देखा। तुम्हें कोई सबूत चाहिए? तुम क्या सबूत दे सकती हो? मैंने संजीदगी से कहा। वो बोली, जो भी तुम मांगो, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ। जान देने से बात नहीं बनेगी। मैंने संजीदगी से कहा, फिर तुम्हें किस किस्म का सबूत दरकार है? मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, सदफ, इस बात को झुठलाया या ठुकराया नहीं जा सकता कि मोहब्बत फर्मा बरदारी का दर्स देती है। इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसके हुक्म की तामील को अपनी माराज समझता है और इस सिलसिले में किसी किस्म का सवाल नहीं करता, क्योंकि ये तौहीन मोहब्बत है। मैं तुम्हारा लेक्चर सुन रही हूँ। मेरे खामोश होने पर उसने कहा, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? क्या मैंने तुमसे किसी नोयत की नाफरमानी की है? नाफरमानी की नौबत तो उस वक्त आती जब मैं तुम्हें कोई हुक्म देता। मैंने मानी खेज अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, तो ये नौबत कब आएगी जब मैं अपनी चाहत को साबित कर सकूंगी? तुम चाहो तो किसी वक्त भी आ सकती है। मैं चाहूंगी अभी आ जाए। सदफ का अंदाज दो टोक था। जज्बात की शिद्दत के सबब उसकी आवाज में लर्जिश की आमेज़श थी। मेरी दानिश में लोहा गर्म हो चुका था और चोट लगाने के लिए मुनासिब वक्त था। मुझे खामोश देखकर उसने कहा, वहीदान, किस सोच में पड़ गए? हुक्म दो ताकि मैं अपनी फर्मा बरदारी का सबूत पेश कर सकूं। मैंने नहायत ही ठहरे हुए लहजे में कहा, सदफ, मैं चाहता हूं तुम सबसे पहले अपनी तालीम मुकम्मल करो। वो शख्स ज़्यादा नजर से मुझे तकने लगी। ये कहीं तुम्हारी कोई और चाल तो नहीं? हरगिज नहीं, मैंने कतिये से कहा। वो एक तवील सांस खारिज करते हुए बोली, वहीदान,
चौधरी नवाज़िश अली ने तुम्हारी मंजिल साहिल को तुमसे दूर कर रखा है और तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए किस तरह कुछ तो खून के बाजार गर्म किए हुए हो, इसका अंदाजा तुम्हें बाखूबी हो रहा होगा। मियां जाहिद हुसैन मंशा के मुतअद्दिद आदमी कबीर शाह फैसल और चौधरी दिलदार इबरतनाक अंजाम से दो चार हैं। वो एक लम्हे को मुतवक्कफ हुई, फिर धमकी अमेज लहजे में बोली, वजदान, मैं इस वक्त अपनी मंजिल पर खड़ी हूँ। एक बात जहन में अच्छी तरह बिठा लो, अगर किसी फरेब या चालबाजी से मुझे मंजिल से या मंजिल को मुझसे दूर करने की कोशिश की तो मैं कहर बनकर उस पर टूट पड़ूंगी। और तुम जानते हो मैं जो कह रही हूँ ऐसा करके भी दिखा सकती हूँ। उसके अल्फाज से संगीनी टपकती थी। मैं जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे दिल में कोई चोर था और ना ही नीयत में कोई फतूर। इसलिए मैंने बड़े पूरे एतमाद अंदाज में कहा, तुम फिक्र ना करो सद्दफ, मेरी तरफ से कभी ऐसी कोई कोशिश नहीं की जाएगी और अगर किसी दूसरे ने ये जुरात की तो हम दोनों मिलकर उसका तया पांचा कर देंगे। गाड़ी एयरपोर्ट की इमारत के सामने पहुंच गई। मैंने अपनी रेस्ट वॉच पर नजर डाली, 8:35 हो चुके थे। मेरे पास सिर्फ 25 मिनट का वक्त बचा था और इसी दौरान में हल्का फुल्का नाश्ता किया जा सकता था। हम एयरपोर्ट के रेस्टोरेंट में जा बैठे। नाश्ते का ऑर्डर देने के बाद मैं संजीदा नजर से सद्दफ को देखने लगा। मैं इस मुश्किल लड़की से गुफ्तगू का एक नाजुक मरला तय कर चुका था। अब बस इख्तितामिया मुकालमे बाकी थे जिसके लिए मैं ज़हनी तौर पर पूरी तरह तैयार था। नाश्ता आ गया। सद्दफ ने मुझसे पूछा, वजदान तुम इतने संजीदा क्यों हो रहे हो? तो क्या इस मौके पर मुझे कह के लगाना चाहिए? मैंने खाली खाली निगाह से उसे देखा। उसकी आंखों में मैंने हल्की सी शरारत चमकते देख ली थी। कह के ना भी लगाओ तो तुम्हें खुशी का इजहार जरूर करना चाहिए। वो अपनी शरारत को बड़ी संजीदगी से पेश करते हुए बोली, और ये बता दूं कि खुश क्यों होना चाहिए भाई, मैं तुम्हारी जान छोड़ रही हूँ। चाहे चंद माह के लिए ही सही, कराची पहुंचते ही मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी और उस वक्त तक तुमसे मिलने की कोशिश नहीं करूंगी जब तक मेरे फाइनल एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाते। लेकिन पर रुक कर चंद में खामोश रही, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, लेकिन तुम गाये बगाए फोन पर मुझसे राब्ते में रहोगे। मेरे घर का फोन नंबर तुम्हारे पास है, तुम मुझे मिनास बाकर साहब के तमाम नंबर्स नोट करवा दो और मुझे उम्मीद है तुम कराची में मिनास बाकर के पास ही रोकोगे, जहाँ कहीं भी ठहरोगे उसे खबर होगी। क्या मैं गलत कह रही हूँ? मेरा ख्याल है तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैंने ताईदी अंदाज में कहा। मैं भी तुम्हें अपने राब्ते के तमाम मुमकिन नंबर्स नोट करवा देता हूँ, लेकिन एक बात वादे कर दूं कि मैंने मुलाकात पर पाबंदी नहीं लगाई। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम मेरे मिशन में शमूलियत के बजाय यकसू होकर अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। मेल मुलाकात अगर हो जाती है तो कोई हर्ज नहीं। अलबत्ता मैंने जरा रुक कर उसकी आंखों में देखा और कहा, कराची पहुंचकर नहीं बल्कि हम यहीं से अलग हो जाएंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? उसके लहजे में हद दर्जा हैरत थी। मैंने कहा, अगर तुम हकीकत पसंदी से काम लो तो इस तरह चुप छुपाते तुम्हारा कराची चले जाना किसी भी तौर मुनासिब नहीं। तुम यहाँ अपने मामू के पास रहने आई हो, जिनके हिसाब से इस वक्त तुम किसी गांव की सैर को गई हुई हो। नादिया की बात अलग है, वो तुम्हारे राजों की अमीन है, लेकिन घर के दूसरे अफराद तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? तुम्हें यहाँ के मामला साफ करने के बाद कराची जाना चाहिए। तो फिर मैं क्या करूँ? उसके अल्फाज से उलझन झलकती थी। मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा, सद्दफ, तुम एयरपोर्ट से सीधी अपने मामू औरंगजेब खान के घर शादमान कॉलोनी जाओगी। उन्हें बताओगी कि तुम गांव से वापस आ गई हो। फिर जब और जैसे तुम्हारा दिल चाहे तुम कराची चली आना, कल परसों या जैसा तुम मुनासिब समझो। तुम्हारी बात समझ में आ रही है? वो इस बात में सर हिलाते हुए बोली। मैंने कहा, और तुम टोयोटा करोला अपने साथ ले जाओगी। ये शादमान कॉलोनी वाली कोठी में खड़ी रहेगी। मैं फरीद पाशा को फोन करके गाड़ी के बारे में बता दूंगा, वो खुद ही इसे मंगवा लेगा। नादिया तो मेरी जान खा डालेगी, वो तशवीश भरे लहजे में बोली। जवाबन तुम उसका दिमाग खा जाना, मैंने मजाक के रंग में कहा। नाश्ता खत्म हो गया। 9 बजने में 5 मिनट बाकी थे। जब हम रेस्टोरेंट से उठ गए, हमने अपना बैग थामा और उस जानिब बढ़ गए जहाँ से मुझे इन होना था। हम चंद रोज या चंद हफ्ते या चंद माह बाद दोबारा मिलने वाले थे, लेकिन रुखसत के वक्त हमारा ये हाल था जैसे हम बरसों से साथ रह रहे हों और शायद सदियों बाद दोबारा मिलें। गम और खुशी की तरह मिलना और बिछड़ना भी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन गम और बिछड़ना किसी को पसंद नहीं आता। इंसान मिले रहना चाहता है और हमेशा खुश भी, जो कि मुमकिन नहीं। सदर से मेरी रफाकत ज्यादा पुरानी नहीं थी। हमारा चंद रोज साथ रहा था, लेकिन इन चंद दिनों में हमने एक दूसरे को बहुत करीब से देखा था, परखा था और जांचा था, और किस हद तक समझा था इसके बारे में मैं खत्मी तौर पर कुछ नहीं कह सकता था। जो आपको समझ जाता है वो आपको गुलाम बना लेता है, आप उसके इशारों पर नाचने लगते हैं। मुझे गुलाम बनाने का शौक है और ना ही ऐसा कोई दावा कि मैंने सद्दफ को मुकम्मल तौर पर समझ लिया था। औरत को समझने का दावा करना हमाकत के मुतरादिफ है। मैंने फाजिलिया कॉलोनी वाली कोठी की चाबियां भी करोला की रिंग में डालकर सद्दफ के हवाले कर दी थी। ये एक अजीब इत्तफाक था। कराची एयरपोर्ट के डिपार्चर लाउंज में हमारी बाकायदा मुलाकात हुई और लाहौर एयरपोर्ट पर हम बेकायदा जुदा हो गए। कराची में जब मैं सद्दफ से मिला तो मेरे साथ एक और पुरस्कार हस्ती भी थी, लेकिन डार्लिंग अब खत्म हो चुकी थी। डार्लिंग का ख्याल आते ही नकली वजदान की तरफ ध्यान चला गया। फिर उसके खैर ख्वाना कारनामे याद आने लगे। ये ठीक है, उस बैरूपिया ने बार बार मेरी मदद की थी और उसकी सलाहियतें भी खासी समझ में ना आने वाली थी, लेकिन एक बात मैं अच्छी तरह समझ गया, वो बैरूपिया भी धोखा खा सकता था। मेरी तरह उसे भी मालूम नहीं था कि साहिल चौधरी दिलदार की कोठी में मौजूद है या उसे कराची रवाना किया जा चुका है।
क्राइन बताते थे कि उसने कोठी वालों की तवज्जो बटाने और हमारी राह हमवार करने के लिए उस कोठी में एंट्री की थी। उसका ये अमल जाहिर करता था उसके मुताबिक साहिल को उस कोठी में होना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं था, वरना मैं कामयाब हो जाता। या तो नकली वजदान से संगीन गलती हुई थी या फिर उसका दायरा कार महदूद था। ये शख्स मेरे लिए एक मुसलसल उलझन का सबब बनकर रह गया था। बोर्डिंग के बाद मैं जहाज में पहुंचकर जब अपनी सीट पर बैठा तो यक बारगी मेरा ध्यान सद्दफ की तरफ चला गया। मेरे बराबर में एक मोटा ताजा खट्टा कट्टा शख्स सीट पर फंस कर बैठा हुआ था। अगर सद्दफ का सफर जारी रहता तो इस मोटे की जगह वो नजर आती। शायद वो कोई चांस टिकट वाला था। सद्दफ के ड्राप सीन ने जिसे वो मौका फराहम कर दिया था। लाहौर से कराची के दरमियान लगभग 80 मिनट की फ्लाइट है। मैंने इस वक्त का बेशतर हिस्सा आंखें बंद करके साहिल, फैसल और सद्दफ के बारे में सोचते हुए गुजारा। फैसल एक ऐसा मोरा था जिसकी जची तुली चाल मुझे साहिल तक पहुंचा सकती थी, और ये शख्स बिलाशुबा सद्दफ की कोशिश से मेरे हाथ आया था। ये लड़की अपनी जान को जोखिम में डालकर मुझे इतना जेर बार कर रही थी कि इसके बारे में सोचते हुए मुझे डर लगने लगा था। सद्दफ जैसी मुस्तकिल मिजाज और शिद्दत पसंद लड़कियां बड़ी साबित कदम और पुरज़म होती हैं। वो कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी।